बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 22 लोक कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 134 पर हमारा सबक है लोक कहानी। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि लोक कहानी होती क्या है। लोक कहानी वो कहानी होती है जो सीना बसीना मुंतकिल होती रहती है और उसे लोगों के अखलाकी, मुआशरती, समाजी मसाइल और रवैयों की इस्लाह की गर्ज से बयान किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई कहानी याद है तो सुनाएं, अगर नहीं याद तो आपने ये कहानी अच्छी तरह से गौर से पढ़नी है और फिर अपने अल्फाज में अपने छोटे बहन भाइयों को या अपने दोस्तों को सुनानी है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 135 पर हम शुरू करेंगे ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ मेरे साथ दोहराना मत भूलिएगा। वबाई मर्ज, मासूम, मुँह देखते रहना, इंतज़ाम, माजरा, ठिठरना, आँखें बोझल होना। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं इस सबक की बुलंद ख़्वानी। नानी अम्मा कुर्सी पर बैठी थी। सायरा, अली, फसी, बुशरा, ज़ैनब और हफ्सा नीम दायरे में, यानी कि तकरीबन गोल पूरा दायरा नहीं था, हाफ आधा दायरा था, तो उसमें उनके सामने कहानी सुनने के लिए तैयार बैठे थे। नानी अम्मा ने कहानी शुरू की। ये कोई 100 साल पुरानी बात है। अलादीन अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। ये बहुत गरीब लोग थे। दिन भर मजदूरी करते तो 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती। बड़ा बेटा 10 साल का था और छोटा 8 साल का। गांव के और गरीब बच्चों की तरह ये भी स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि माँ बाप का हाथ बटाते थे, काम काज में उनकी मदद करते थे। उस वक्त बड़ा बेटा जावेद 16 साल और छोटा सगीर 14 साल का था जब अलादीन और उसकी बीवी दोनों एक वबाई मर्ज का शिकार होकर चल बसे। वबाई मर्ज कहते हैं जो माशरे में जो इर्द गिर्द एक से दूसरे शख्स को लग जाए और पूरी बस्ती को, पूरे शहर को लपेट में ले ले। अलादीन ने तरके में यानी कि विरासत में एक गाय, खजूर का दरख्त और एक कंबल छोड़ा। फिर तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते होंगे। सायरा बोली, हाँ बेटा, मगर असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, नानी अम्मा ने जवाब दिया। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 136 पर हम पढ़ेंगे। बड़ा भाई बहुत चालाक और लालची था। नानी अम्मा कहानी जारी रखते हुए बोली, सगीर बहुत सीधा सादा और मासूम था, प्यारा सा बेगुनाह सा बच्चा था। कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने सगीर से कहा, अब हमारे पास एक एक चीज़ है, इसको कैसे तकसीम करें। छोटे ने कहा, भाई आप बड़े हैं, जैसे आप मुनासिब समझें। बड़ा कहने लगा, देखो तुम छोटे हो, गाय का अगला हिस्सा साफ होता है वो तुम ले लो, पिछला गंदा होता है वो मैं ले लूँगा। खजूर पर चढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसलिए ऊपर का हिस्सा मैं ले लेता हूँ, निचला हिस्सा तुम रखो। रहा कंबल, इसको हम फाड़ लेते हैं। छोटा बोला, भाई ये पहले ही छोटा है, फाड़ेंगे तो और कम हो जाएगा। बड़ा कहने लगा, फिर ऐसा करते हैं, दिन को तुम इस्तेमाल कर लिया करो, रात को मैं। फिर क्या हुआ, अब्दुल्ला ने पूछा। नानी अम्मा ने कहा, फिर ये हुआ कि छोटा खूब मेहनत करता, अच्छी घास काट कर लाता और गाय को खिलाता। गाय खूब मोटी ताज़ी हो गई और खूब दूध देने लगी। मगर ये क्या, सारा दूध तो बड़ा ले लेता कि पिछला हिस्सा उसका था। छोटा बेचारा मुंह देखता रह जाता, हैरान रह जाता। बड़ा दूध पी पी कर बहुत सेहतमंद हो गया, जबकि छोटा और कमज़ोर। वो सोचता कि भाई मुझे थोड़ा दूध भी नहीं देता, हालांकि सारा काम मैं करता हूँ। वो ये सोचकर खामोश हो जाता कि आखिर इसने खुद ही तो ये सब कबूल किया था। एक दिन वो खेतों में चारा काट रहा था कि गांव के एक बुज़ुर्ग उधर आए। सलाम दुआ के बाद कहने लगे, मैं देखता हूँ कि तुम रोज़ाना अकेले ही चारा काटते हो। वो कहने लगा, हमने गाय की तकसीम कर रखी है, अगला हिस्सा मेरा है, इसलिए इसके खाने का इंतज़ाम मेरी जिम्मेदारी है। और दूध, बुजुर्ग ने पूछा। पिछला हिस्सा भाई का है, इसलिए सारा दूध वो ले लेता है। बुजुर्ग की समझ में बात आ गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने छोटे को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा और चले गए। उन्होंने छोटे को कुछ समझाया कि तुमने अब क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। शाम को बड़ा जब दूध निकालने बैठा तो छोटा भी आ गया और कहा, भाई मुझे भी दूध दिया करें। बड़ा बोला, देखो हमने तय किया था, पिछला हिस्सा मेरा है, बस सारा दूध भी मैं ही लूँगा।
बस मतलब इसलिए सारा दूध भी मैं ही लूँगा। छोटे ने पास पड़ी छड़ी उठाई और गाय के सर पर जोर से दे मारी। गाय उछलकर एक तरफ हो गई और सारा दूध गिर गया। बड़ा चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? छोटे ने कहा, अगला हिस्सा मेरा है, मैं इसके साथ जो चाहूँ करूँ। बड़े की समझ में बात आ गई। कहने लगा, अब तुम इसे मत मारो, मैं आधा दूध तुम्हें दिया करूँगा। नानी खजूर के दरख्त का क्या हुआ? अली ने पूछा। नानी कहने लगी, छोटा दरख्त को खाद डालता और पानी देता रहा, खूब फल लगा। बड़ा दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ता और मज़े से दूध के साथ खाता। छोटा उसका मुंह देखता रह जाता, यानी हैरान खड़ा परेशान खड़ा रह जाता। एक दिन वो इसी बुजुर्ग के पास गया। सफ़ा नंबर 137 पर प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे। एक दिन वो उसी बुजुर्ग के पास गया और सारा माजरा सुनाया, सारा किस्सा बुजुर्ग को सुनाया। बुजुर्ग ने कहा, जब भाई दरख्त पर चढ़े तो तुम कुल्हाड़ी से तने पर वार करना, तने को काटने की कोशिश करना। छोटे ने अगले दिन वैसा ही किया। बड़े ने कहा, ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो दरख्त ज़ाया हो जाएगा। वो कहने लगा, निचला हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं अपनी मर्जी करूँगा। बड़ा समझ गया कि बात क्या है। वो नीचे उतरा और छोटे से कहा, अब जो फल होगा वो हम दोनों आधा आधा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कंबल के बारे में फिर किस तरह से छोटे ने फैसला तब्दील करवाया। यूं छोटे को उसका हिस्सा मिलने लगा। अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। दिन को तो कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मगर रात को ठंड हो गई थी। बड़ा मज़े से कंबल ओढ़कर नींद के मज़े लेता और खर्राटे भरता, मगर छोटा एक कोने में ठिठुरता रहता, कांपता रहता। सर्दी की वजह से उसे बुखार भी हो रहा था। बहुत सोचने के बाद एक दिन उसने सूरज डूबने से ज़रा पहले कंबल को पानी में भिगो दिया। देखा बच्चों, वक्त के साथ साथ कैसे उसको भी अकल आ गई। वो भी चालाक हो गया अपने भाई की तरफ देख देख के। अब जो बड़े ने हाथ लगाया तो भीगा हुआ ठंडा कंबल। उसने गुस्से में छोटे से कहा, तूने ये क्या हरकत की है? अब मैं क्या ओढ़ूंगा? छोटे ने कहा, ये दिन को मेरा होता है, मैंने जो मुनासिब समझा इसके साथ वही किया। मैं भी तो बगैर कंबल के रात गुजारता हूँ ना। छोटे का जवाब सुनकर बड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने छोटे को गले लगाया, अपनी ज्यादतियों की माफ़ी मांगी, जो उसके साथ नाइंसाफियाँ की थी उनकी माफ़ी मांगी और दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। दूध और फल आधा आधा लेते और मिलकर एक कंबल में सोते। हफ्सा सो चुकी थी, बाकी की आंखें बोझल हो रही थी, यानी उन्हें भी बेतहाशा नींद आ रही थी। नानी अम्मा का शुक्रिया अदा करके सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मतन का मफहूम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसको अपने अल्फाज में अपने बहन भाइयों को या अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।